हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विनोद जैन। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक, हम पढ़ रहे हैं 11th साइंस केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। ठीक, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री का, वो हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी लेसन नंबर 8 रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और इस रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंदर हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने इससे पहले ऑक्सीकरण व अपचयन को पढ़ लिया है, ऑक्सीकरण व अपचयन की डेफिनेशंस पढ़ ली है। ठीक है, और ऑक्सीकरण अपचयन की दोनों अवधारणाओं के आधार पर उसकी ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा हमने पढ़ी है। हमने प्राचीन अवधारणा पढ़ ली है, हमने आधुनिक अवधारणा पढ़ ली है। प्राचीन अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे परिभाषित करेंगे वो हमने पढ़ लिया है, और आधुनिक अवधारणा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे परिभाषित करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे उन ऑक्सीकरण अपचयन के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया को। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा, और ऑक्सीकरण अपचयन की दोनों अवधारणाओं को हमने पढ़ा है। ठीक है, अब दोनों अवधारणा के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। तो यहां हम सबसे पहले बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके आधार पर हम इसकी परिभाषा को समझ जाएंगे। तो यहां पे परिभाषा लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उससे इसकी परिभाषा आसान हो जाएगी। यानी वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, Zn प्लस CuSO4। ठीक है, ये एग्जांपल है, और हमने 10वीं के अंदर भी पढ़ा था द्वितीय विस्थापन, विस्थापन द्वितीय विस्थापन। ठीक, तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है एक तरह से, एकल विस्थापन द्वितीय विस्थापन दो होते हैं, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया है ये। ठीक, तो यहां पे हम इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे तो ये है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये Zn जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक, अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण क्या करेगी, कम क्रियाशील धातु को इसके इस यौगिक से हटा देती है और इसकी जगह पे खुद आके जुड़ जाती है। तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये हट जाएगा, और CuSO4 SO4 जो है ना वो Cu हट जाएगा, SO4 इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu जो है वो कॉपर धातु के अंदर अपचयित हो जाएगा। ये कॉपर धातु अपचयित हो जाती है, और ये होता है जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखो इसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो रहा है, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे जिंक है, ये धातु है। ठीक, इससे कोई भी ऐसा तत्व नहीं जुड़ा हुआ है जो ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय खुद ही है ऋण विद्युत तत्व। इससे देखो एक SO4-2 ये ऋण विद्युत तत्व जुड़ा हुआ है। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है। अभिक्रिया के बाद में क्या हो रहा है, Zn से ये SO4 यानी कि ये ऋण विद्युत तत्व जुड़ गया और इस Zn का ऑक्सीकरण हो गया। कैसे, क्योंकि ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना है, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये ऋण विद्युत तत्व है या ये ऋण विद्युतीय पदार्थ है, यानी ऋण विद्युतीय यौगिक है। ये एक समूह है ऋण विद्युतीय, SO4-2 है ना, बहुपरमाणु आयन है। तो इसके साथ जुड़ने से इसका ऑक्सीकरण हो गया, और ये जो है इससे हट गया, तो ऋण विद्युत तत्व का हटना क्या कहलाता है, या ऋण विद्युतीय कोई भी एक समूह होता है वो हटता है तो क्या कहलाता है, अपचयन। तो इससे हट रहा है तो इसलिए क्या हो, इसका क्या हो गया, अपचयन, और ये कॉपर धातु के अंदर क्या हो गया, अपचयित हो गया, कॉपर धातु में हो गया अपचयित। ये कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा, इसमें अपचयित हो गया। ठीक, तो अब दूसरे तरीके से देखें, आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर देखें तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी इसके ऊपर आवेश है 0, और इसके ऊपर आवेश क्या है, +2, और इसके ऊपर आवेश क्या है, -2, क्योंकि +2 -2 आपस में जुड़ करके यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखो अभिक्रिया के बाद में इसके ऊपर क्या था, 0, अब यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया +2, इसके ऊपर थोड़ी -2। ठीक, लेकिन इसका क्या हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कुछ नहीं दर्शाया, क्योंकि नहीं है तभी तो अपचयन हुआ इसका, इसके ऊपर आ गया 0। अब देखो पहले क्या था, +2, अब क्या हो गया 0। अब आधुनिक अवधारणा के आधार पर हमने पढ़ा था धनावेश में कमी और ऋणावेश में वृद्धि, तो क्या होता है, अपचयन। तो देखो धनावेश +2 था, यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब 2 कम हो गया, तो अपचयन हो गया इसका। धनावेश में वृद्धि, ऋणावेश में कमी, तो देखो यहाँ पे क्या था 0 से आ गया +2, तो इसका मतलब धनावेश में वृद्धि हुई है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तब इसके ऊपर क्या आ गया, +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब इसके ऊपर क्या आ गया, -0, -0। ठीक, तो इसीलिए इसने ग्रहण किया तो अपचयन, और इसने
किसने त्यागा? तो ऑक्सीकरण। आधुनिक अवधारणा के आधार पर। अब देखो, अब इसकी परिभाषा लें हम, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण में अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, इसलिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में देखो एक लाइन और लिखेंगे, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, धनायन बना रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ऋणायन बना रहा है। इस अभिक्रिया में एक तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तथा दूसरा तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, और जो ग्रहण करेगा उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? एक तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो दूसरा क्या करता है? ग्रहण करता है। त्यागने वाले का ऑक्सीकरण और ग्रहण करने वाले का अपचयन हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें एक लाइन होगी। तो अब एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू, इसको गर्म किया, Cu प्लस H2O जल बन गया। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया, यहां पे CuO जो बना हुआ है, इसमें Cu जो है उसकी या उसका ऑक्सीकरण होता है +2, और यहाँ पे जो O है उसका होता है -2। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, तभी तो इसका +2 और -2। यहाँ पे H2 जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, क्योंकि एक हाइड्रोजन गैस है और H2 है, ये 0 होगा। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये इसको इसके साथ में क्रिया करेगा या ग्रहण करेगा इसको, तो ये क्या करेगा? इसको अपचयित कर देगा, अर्थात यहाँ पे इसका हो गया 0। और यहाँ पे अब देखो H का, यहाँ पे हो गया H का -1 और O का था -2। तो O का तो -2 था, O पे तो कोई असर नहीं हो, लेकिन H का क्या था? 0 था। अब यहाँ पे क्या हो गया? -1 हो गया। तो इसने तो क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये तो अपचयित हो गया, और इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन, सॉरी देखो यहाँ पे +2 था और यहाँ पे 0। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ये प्लस है, अभी माइनस नहीं है,
इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसका हो गया जीरो, तो इसका हो गया अपचयन, और इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, देखो जीरो था त्याग दिया, एक प्लस का हो गया, इसने त्यागा तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में भी देखो इसका तो क्या हो रहा है, इसका अपचयन, अपचयन, इसका अपचयन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, इसका ये रहा, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो इसका हो रहा है Cu का अपचयन और Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, वही Cu का क्या हो रहा है अपचयन, ठीक, और H2 का क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी प्लस बन रही है ना ऑक्सीकरण। अब देखो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक। अब इसके और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक, तो इसके और एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है, थैंक यू।